प्रतीक मोहित्रो एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। मुझे कहानियाँ पसंद थी पहले से तो मैं फिल्में बचपन से ही बहुत देखता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने फिल्मों का बहुत एक्सपोजर दिया है मुझे, उससे ही मेरा मतलब फिल्म के प्रति जो रुझाव है वो बढ़ता गया। उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन फिल्म सोसाइटी इन माई कॉलेज। फ्रॉम देयर लाइक आई डिसाइडेड टू गो फॉर डायरेक्शन। ऑफ कोर्स यार, इंजीनियरिंग तो ज़बरदस्ती कराई गई है, इंजीनियर तो मुझे भी नहीं बनना था, बट हाँ यार, कहानियाँ बतानी थी। बिफोर कमिंग इन टू फिल्म मेकिंग आई वॉज मोर ऑफ अ राइटर। आई फील मैं ही डायरेक्शन करूँगा तब ये पॉइंट नहीं था यार, एक कहानी सब दोस्त लोग मिलकर लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना ये एक जुनून था पहले। क्योंकि हिंदी सिनेमा मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा नॉर्दर्न बेल्ट का ही हिंदी हमेशा हमने देखा है। हमारी नागपुर की एक अलग हिंदी है। सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, तो हम लोग को उनको सीरियसली लेना चालू करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ -31 फिल्म के डायरेक्टर है। जी हाँ मित्रों, वी हैव प्रतीक मोहित्रो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सा वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ किस तरीके से आपकी जर्नी, जैसे हमने बात की तो आपने कहा कि आई वाज लाइक आई एम इंजीनियर स्टूडेंट, मैंने इंजीनियरिंग की है नागपुर से। सो फिर कैसा मतलब एक जर्नी हुई इंजीनियर टू डायरेक्टर, मैं ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। यार मोस्टली डायरेक्टर्स इंजीनियरिंग के बाद ही डायरेक्शन में जाते हैं। So this is, I mean, a cliche for an engineer to become a director, but I think in general एक scientific temperament और एक logical approach लाइफ में हो जाता है इंजीनियरिंग के बाद, तो इसीलिए I think that's the whole point. But पहले से ही मैं जब इंजीनियरिंग में था, मैं तब से मैं जो कॉलेज में था वहाँ मैं फिल्म सोसाइटी चलाता था बेसिकली। तो वो उस तरीके से मेरा एक फिल्म के प्रति झुकाव आया और मैं फिल्म मेकिंग में आया। कहाँ से लगता है, किस तरीके से सबसे पहली शुरुआत हुई होगी जहाँ से आपको एक होप है कि नहीं यार प्रतीक भाई डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसा कहाँ से लगा होगा? मुझे कहानियाँ पसंद थी पहले से, तो मैं फिल्में बचपन से ही बहुत देखता आ रहा हूँ और मेरे पिताजी ने फिल्मों का बहुत एक्सपोजर दिया है मुझे बचपन से। तो उससे ही मेरा मतलब फिल्म के प्रति जो रुझाव है वो बढ़ता गया। और फाइनली जब मैं इनफैक्ट नागपुर में जो फिल्म सोसाइटी भी है, एक निर्जर फिल्म सोसाइटी और बाकी सारे फिल्म एसोसिएशन से पहले ही एसोसिएटेड था। उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन फिल्म सोसाइटी इन माई कॉलेज। फ्रॉम देयर लाइक आई डिसाइडेड टू गो फॉर डायरेक्शन। आई थॉट दैट आफ्टर इंजीनियरिंग आई शुड परस्यू दिस। तो आपको ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? कभी ऐसा इंजीनियरिंग करते तो लगा नहीं कि यार चल? नहीं, ऑफ कोर्स पर मन था ही मेरा, बट FTI के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। हाँ, तो मेरा मन था कि FTI में जाने का, बट जिस साल मेरा इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन हुआ उस साल FTI में इनटेक नहीं था। तो उस तरीके से मैं फिर एक फिल्म स्कूल ढूंढ रहा था। देन आई गॉट इनटू व्हिस्लिंग वुड्स। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास FTI, MTA, फिर MTI या फिर NSD, ये सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनके लिए फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, NSD मेरे को नहीं जाना था, मेरे को फिल्म डायरेक्शन ही करना था, मेरे को थिएटर नहीं सीखना था। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म। मन पर्पस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का था कि मुझे ये करना है, इसलिए मतलब मुझे करना है ऐसा? हाँ यार, कहानियाँ बतानी थी। आई वॉज लाइक बिफोर कमिंग इन टू फिल्म मेकिंग आई वॉज मोर ऑफ अ राइटर आई फील। बट फिर फिल्म मेकिंग में आया तो और टेक्निकल एस्पेक्ट समझने के बाद आई फेल्ट लाइक या और भी एस्पेक्ट्स है जिसमें नुआंस तरीके से आपको होना पड़ेगा एक अच्छी कहानी बताने के लिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे सर अगर बात करूँ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, ये एक ऐसी पढ़ाई जब करेंगे तो बच्चे पर ज़्यादा नजर होती है हर किसी की, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कैसे इसका करियर बनेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हमेशा हमको हैमर करते हैं फैमिली से, रिलेटिव से। तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि? ऑफ कोर्स यार, इंजीनियरिंग तो ज़बरदस्ती कराई गई है। ओके, इंजीनियर तो मुझे भी नहीं बनना था, बट हाँ वही हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और सेफ करियर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई लाइक माय फादर आल्सो पुश्ड मी इनटू इंजीनियरिंग। तो फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का जब डिसीजन चेंज किया तो फिर तब ऐसा कुछ घर पे बवाल नहीं हुआ कि मम्मी पापा को लेके आपको लेके ऐसा कुछ? नहीं यार, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जा रहा था जब मैं इंजीनियरिंग में था। तो इट वाज मोर इनटू कॉलेज पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। तो माय फादर वाज लाइक मोर वरीड अबाउट लाइक अब यहाँ से निकलो और बाहर जो करना है वो करो। सो देन लाइक आई फिनिश्ड माय कॉलेज एंड आई गॉट इनटू। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था सर उस जर्नी में आपको? आई थिंक माय फादर। माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग। उसके पहले तक तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं, बट मेरा एक बार इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ही वाज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट।
कभी आपने मतलब इंजीनियरिंग के पहले भी कुछ ऐसे वर्क किया है, जैसे शॉर्ट फिल्म में कभी काम कर डायरेक्शन कर लिया हो? हाँ, कॉलेज में बनाते थे यार शॉर्ट फिल्म थोड़ा बहुत। हाँ, सो लाइक सबसे पहले आपका इंटरेस्ट हुआ भाई मैं डायरेक्शन करूँगा, मेरे कोई प्रोजेक्ट कुछ ऐसा हो? नहीं यार, मैं ही डायरेक्शन करूँगा तब ये पॉइंट नहीं था यार। एक कहानी सब दोस्त लोग मिलकर लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना, ये एक जुनून था पहले। बट फिर बाद में तो हाँ ऑफ कोर्स ऐसा लगा है कि मेरे को डायरेक्शन ही करना है। बट हाँ, इनिशियली बस वो ऐसा था कि एक कुछ बनाना है। एंड फिर -31 का ख्याल कहाँ से और कैसे इसकी शुरुआत हुई, अगर बात करूँ मैं फ्रॉम 0 टू आज यहाँ तक? -31 का जर्नी मतलब मेरे लिए मेरे को जो भी सिखाया है, मेरे अंदर जो भी है वो नागपुर से ही है। मतलब मेरा मेजर शेपिंग, मेरा जो दिमाग जो फॉर्म हुआ है वो नागपुर में रह के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वहाँ का एक टेक्सचर, वहाँ का एक स्मेल, वहाँ का एक जो आव भाव है वो उसे दर्शाना था। क्योंकि हिंदी सिनेमा मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा नॉर्दर्न बेल्ट का ही हिंदी हमेशा हमने देखा है। हमारी नागपुर की एक अलग हिंदी है जिसमें हैदराबादी भी मिक्स है, मराठी मिक्स है, मुंबईया कल्चर है, तो इट्स अ मिक्स्ड कल्चर। तो आई थिंक मैंने हमेशा सोचा है कि उस टाइप की हिंदी का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है इंडियन सिनेमा में। तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दैट पार्ट। सो हाँ, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लाइक आई वांटेड टू मेक अ हिंदी फिल्म इन नागपुर which has all the Nagpur flavors and yeah, that's how it started. एंड बात करूँ अगर मैं स्टोरी की, तो किस तरीके की स्टोरी दर्शाई गई है? कहानी तो कोविड काल में सारे राइटर्स ने घर पे बैठ के कॉन्टम्पलेट किया ही होगा अलग अलग कहानियों को। और जो भी माहौल था, सब लोगों को अपने आप में झांकने का मौका मिला है एक बैक सीट पे बैठ के लॉकडाउन के टाइम पे। तभी मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ थे। बट ये एक मर्डर मिस्ट्री मुझे इस समय पे, जब सब लोग ही मर रहे हैं और तब अगर कोई मर जाता है तो वहाँ पे ध्यान जाता है लोगों का या नहीं जाता है, इस चीज़ को मुझे एक्सप्लोर करना था। तो इसीलिए ये -31 का प्लॉट मैंने वैसे स्टार्ट किया, मैंने और मेरी बहन। जैसे -31 सर, ये काफ़ी यूनिक नेम है, मतलब -31 लाइक माइनस की साइन एंड देन 31 भी इसमें पूरा MI मतलब स्पेलिंग के साथ। हाँ, कहाँ से नाम की खोज हुई? माइनस ऐसा था यार, हम लोग सब लोग दोस्त लोग एक दूसरे को जब मतलब नागपुर में एड्रेस करते हैं, मेरी टीम भी, हम लोग एक्चुअली टाइटल कुछ और था। ओके। बट हमने डायलॉग्स में ये सब जो टर्म है कि यहाँ से माइनस हो जाए, हम लोग बहुत सारे स्लैंग्स यूज़ कर रहे थे। तो जैसे क्या रे गरम में चल रहा है, तो ये बहुत टिपिकली नागपुरी है। तो हम लोग चल यहाँ से वट ले, तो ये यहाँ से माइनस हो जाए। तो मेरे इसमें जैसे रैपर्स है वो एक दूसरे से बात होते, चल यहाँ से माइनस हो जाते हैं। तो ये सब जो है, और मैं इन जनरल भी नागपुर के अंडरग्राउंड रैपर से जब मैं कहानी लिख रहा था तो मिल रहा था, तो मैं ये कुछ स्लैंग्स उनसे सीख रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि माइनस, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि -31 टाइटल होना चाहिए। 31 इज़ बेसिकली नागपुर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर MS31। MS31, ओके। तो -31 वहाँ से आया। जैसे स्लैंग की अगर आप बात करें तो ऐसे कई स्लैंग है। हाँ, मतलब कई से बटले बोला आपने, माइनस बोला है ना, गरम मत चल ठंडा ले, है ना, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करते। मतलब आपने मतलब मेजली देखो तो उसमें जो आर्टिस्ट है वो नागपुर के उसमें है, मतलब बाहर से भी है बट नागपुर के जो, तो कैसा लगा जब उनके साथ काम किया आपने? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ढूंढी होगी, कुछ नया भी बाहर निकला होगा। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है जर्नी। नागपुर में भी हमने काफ़ी सारी जो कास्टिंग की है नागपुर के अंदर की है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी सब। सो मेरे लिए कास्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यार कि एक लुक जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मेरे लिए वो लुक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आँखें हो गई, एक पर्टिकुलर फीचर हो गया, तो उस हिसाब से मैंने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फिल्म में, डॉली मैंने नाम रखा है उसका, बट वो पता ही होगा डॉली ये सब, तो वो उससे इंस्पायर्ड था। एक्चुअली आई वांटेड टू कास्ट हिम बट आई गॉट टू नो दैट ही गॉट वेरी फेमस, so then he was charging me like I didn't approach him because I thought that he might be like expensive or something, so I tried to find somewhere near to how he appears. तो फिर वहाँ पे मेरे को एक लड़का मिला, निशांत अजबेले करके। निशांत अजबेले, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ, स्टैंड अप। उसको मैं जो डॉली का एक कैरेक्टर मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहता था फिल्म में, तो मैंने उसको कास्ट किया। तो ये ऐसे छोटे मैंने इंटरेस्टिंग जो लोग मुझे लगे, जैसे मैंने कामभारी के साथ भी नागपुर में रह के उसको काफ़ी सारे स्लैंग्स
हमने प्रैक्टिस की है, वो भी मतलब क्योंकि मुंबईया है वो और वो भाषा वैसी बोलता है, तो वो उसके लिए अडेप्ट करना भी काफ़ी आसान था। तो इस तरीके से हाँ प्रोसेस रहा है, बट अदरवाइज लाइक द बिगर कास्ट आई वॉज वेरी श्योर अबाउट रघुवीर यादव, रुचा एंड ऑल दीज पीपल। पर सर जैसे अगर आप नागपुर की बात करें, आप नागपुर से, आपने स्क्रिप्टिंग नागपुर में की, आपने लोग कास्टिंग ज़्यादातर नागपुर से ढूंढी। सो बेसिकली देखा जाए तो नागपुर में बहुत सारे नाट्य ग्रुप है और वहाँ पे ज़्यादा आर्टिस्ट है, बट वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं। बट जब वहाँ के एज एन डायरेक्टर कोई काम करते तो एज एन आपने जब इसके ऑडिशंस डाले होंगे या फिर जब स्क्रिप्टिंग, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स अलग अलग आर्टिस्ट। मेरे असिस्टेंट्स के पास आए थे, आई हैड अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंट्स लाइक वर्किंग ऑन द कास्टिंग पर्टिकुलरली इन नागपुर, तो वो उन लोगों को आया होगा, उन लोगों ने एक सर्कुलेशन किया था तो उनको आया होगा। बट आई वॉज मोर लाइक आई रियली लाइक्ड ऋतुराज वर्क, ऋतुराज वानखेड़े, या सो हम लोग पहले से ही जानते थे। मैंने एक नागालैंड में फिल्म बनाई थी, तो ऋतुराज ने वो देखी थी, तो वो देख के उसने बोला कि प्रतीक भाई आप, हम लोग करते हैं कभी साथ में काम। तो उस टाइप से मैं ऋतुराज से अप्रोच किया और ऐसे कर करके हम लोगों ने टीम इकट्ठा की। जैसे अगर आप बात करते ऋतुराज की, श्रेयस की, निशांत अग्निहोत्री की, तो ये सर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग जगह पे अपने अपने रंग दिखाए। बट कोई ऐसा इस जर्नी में ऐसा कोई मिला जो एकदम फ्रेशर था बट आपको कास्ट में बहुत पसंद आ रहा था? नहीं, ऐसा तो मिला नहीं इसमें, बट मतलब श्रेयस मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, तो श्रेयस का कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंगली हमने किया। तो श्रेयस की आंखें घारी है, हाँ, तो वो एक चीज़ थी कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि ऑलमोस्ट एक ना, जिसकी आंखें मतलब एक स्लाइटली ज़ॉम्बीश फीलिंग दे। तो कोविड के टाइम पे उसका जो कैरेक्टर है वो कॉमन मैन का है, तो वो सफ़र हो रहा है, तो वो इसीलिए मैंने उसको कास्ट किया क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ढूंढे थे जिनको भी कास्ट कर रहा था मैं। तो द जर्नी ऑफ कास्टिंग वाज लाइक दिस। लेकिन सर ओटीटी की अभी चल रही दौड़, अभी सब बड़ी बड़ी फिल्म ओटीटी पर आ रही है, बड़े बड़े एक्टर्स सब ओटीटी पर, तो आपने सिनेमा घरों में आने का फैसला ना कि ओटीटी पे ऐसा क्यों? तो मैंने गाने बनाए थे यार काफ़ी, मैं 1.5-2 साल से गाने बना रहा था। इस फिल्म के लिए हम लोग काम कर रहे थे गानों के ऊपर। तो ये गानों का जो एक्सपीरियंस है, जब हम लोग उसको मिक्स भी कर रहे थे और बाकी सारा चीज़ जब हो रहा था, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स एन एक्सपीरियंस विच वी शुड हैव इन द थिएटर। ऑफ कोर्स ओटीटी पे हमारा था ही एम जाने का, बट जब हमारा ये गाने सारे कंपोज हो गए तो हमको ये बस पूरी टीम को रियलाइज़ हुआ कि दिस शुडंट जस्ट गो फॉर अ स्मॉल स्क्रीन एक्सपीरियंस, इट शुड बी अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, एंड देन लाइक वी वेंट फॉर अ लेकिन जब सर थिएट्रिकल रिलीज। जी, जब जैसे हम जब बात करें डायरेक्शन की, जब बात करें फिल्म की, तो कई बार ऐसा जो सोचते हैं हम कुछ और हो, कभी कुछ और जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो कैसे इस फिल्म के दौरान कोई जैसी कोई कहानी या कोई किस्सा जो आपको याद हो कि यार मैंने सोचा कुछ और था लॉकडाउन में और मुझे आउटपुट कुछ और मिला? नहीं, लॉकडाउन में मैं शूट के बारे में बता सकता हूँ। तो शूट में ऐसा हुआ था कि हम लोग टैनरी, एक लेदर फैक्ट्री को शूट कर रहे थे, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि लेदर फैक्ट्री है। तो मेरे 3 दोस्त हैं, वो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, तो हम लोग बार बार वो टैनरी को शूट कर रहे थे और मुझे जो एग्जैक्ट जो चाहिए वो मिल नहीं रहा था। तो मेरे तीनों जो डीओपी जो मेरे दोस्त थे जो आए थे, उन तीनों ने वही स्पेस को अलग अलग तरीके से लाइट किया। तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये कैसे दिखेगा, बट अब जब फिल्म पूरी बन चुकी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग अपने तरीके से एक आर्ट फॉर्म इवॉल्व हुआ है कि सब ने ये स्पेस को अलग तरीके से देखा है, और हर टेंशन के माहौल में जब भी हम लोग वो स्पेस में जाते हैं तो वो अलग दिखता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ शूट करते करते मैंने एक्सप्लोर की। अब जैसे अभी बहुत सारे भी सब प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं, लाइनअप पर होंगे ही, तो क्या कुछ इससे सीखा जो आप उसमें अभी कुछ परिवर्तन करने वाले हैं या फिर माइनस या प्लस करने वाले हैं? प्लानिंग ही है यार, प्लानिंग से ही फिल्में बनती है या फिल्में बिगड़ती है। लैक ऑफ प्लानिंग था मेरे पूरी टीम में एक स्लाइडली, जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहूँगा। बट अदरवाइज लाइक आई फील पोस्ट इज़ one tool for any filmmaker which can, you know, अगर आपकी फिल्म ख़राब शूट भी हुई है तो आप उसको निकाल सकते हो। बस वो भरोसा चाहिए कि पोस्ट में, मतलब you should have an eye for making the film more better and better at every stage, editing, sound design, music, everything, DI, yeah.
लेकिन जैसे अगर बात करूँ सर मैं -31 फिल्म की, तो जब आपने इसको थिएटर पर जब सबसे पहली बार देखा तो क्या कुछ आपने अपने एज एन डायरेक्शन क्या गलतियाँ निकाली होती है? लगा ऐसा देख के फिल्मों को यार ये थोड़ा ये पर्दे पर समझ में आ रहा है जो शायद मुझे शूटिंग के टाइम नहीं समझ में आया होगा? नहीं, जब मैं शूट कर रहा था तभी मुझे पता था कि ये तो गलती दिखने ही वाली है। अभी तो बेटर ही दिख रही है मेरे को। तो मैं जब शूट करता हूँ और मैं जब लेके आता हूँ फुटेज, तो मुझे मतलब मैं बहुत शर्म में रहता हूँ, बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, किसी से शेयर नहीं करता हूँ। तो मैं खुद ही फुटेज के साथ कुछ टाइम बिताता हूँ, खुद एडिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है एक्चुअली शूट। तो वो एक प्रोसेस है मेरे लिए, बहुत इंटेंस प्रोसेस है। तो वो एक प्रोसेस जाने के बाद फिर सब एक्सेप्टेंस ही है, फिर उसके बाद सिर्फ बेटर ही करना होता है। ओके। तो वो एक चीज़ है। अगर बात करूँ सर मैं सोशल मीडिया की, तो भी इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा दौड़ चल रही है और मैंने जब आपका अकाउंट चेक किया लाइक मैंने वहाँ पर आपकी कम फोटोज देखी, मैंने कुछ अच्छी नेचर्स की ब्यूटीफुल फोटोज वगैरह देखी, तो उसके कैसा था? फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं आपका साइड? हाँ, फोटोग्राफी तो है ही है। मतलब वही डायरेक्शन जब आप करते हो तो यू हैव टू बी लाइक अ बेटर cinematographer than your own cinematographer. You have to be a better editor than your own editor. You have to be a better sound designer than your own sound designer, I feel. So to cultivate this, you have to be at it. So I don't actually click. I'm not a photographer, but I like capturing images. ओके सर, इस पूरी फिल्म में से ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स बराबर ही है। मुझे शिवांकित का कैरेक्टर बहुत पसंद है इनके अंदर। शिवांकित सिंह परिहार का जो फॉरेंसिक ऑफिसर रहता है, जो इसमें है, प्रेक्षा शर्मा जो मेन लीड है, उसका जो लव इंटरेस्ट है, वो कैरेक्टर लिखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया था। प्लस मुझे प्रोटैगनिस्ट का भी कैरेक्टर लिखना, क्योंकि हमने बहुत ही ग्रे कैरेक्टर लिखा है। वो ऐसा ब्लैक एंड वाइट में आप उसको तोल नहीं सकते हो। आप जब फिल्म देखोगे भी तो वो सही है या गलत, इसका फैसला आप जब खुद करोगे, आप जब खुद रिलेट करने लगोगे, तो आप खुद से भी वो सवाल पूछोगे कि वी ऑल आर ह्यूमंस, हमसे गलतियाँ भी होती है और हम अच्छा काम भी करते हैं। तो वो जो ग्रे है, तो वो ग्रे को ही मुझे एक्सप्लोर करना था। जैसे अगर बात करूँ सर मैं डायरेक्शन की, तो अभी क्या लगता है आपको किस तरीके का डायरेक्शन चेंज आना चाहिए? आप चाहते हो कि इसमें कई आपने फिल्म देखी हो कि आप देखते बहुत ज़्यादा पसंद करते फिल्म देखना, तो आपको लगा कि इस तरीके का डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में है यार, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स ऑलरेडी है। मुझे बस ऐसा लगता है कि इंडी सर्किट में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इंडी फिल्म्स में, क्योंकि अभी बहुत अच्छी इंडी फिल्म्स बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो वहाँ का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, वो अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना कि बाहर के देशों में हुआ है। सही से इवॉल्व हो जाए, या फिर सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, तो हम लोग को उनको सीरियसली लेना चालू करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में। जैसे सब लोग कांस के लिए इतना बात करते हैं, कोई मामी के बारे में इतना बात नहीं करता है इंडिया में, आप देख रहे हो। तो ऐसे कोई भी जो इंडियन फेस्टिवल्स है, उसको और सीरियसली लेना, मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, ताकि नई आवाज़ों को चांस मिले और बेटर फिल्म्स बनती रहेंगी। उसी से कोई भी मेन स्ट्रीम चेक पे रहता है। अगर इंडी फिल्म्स अच्छी बनेगी तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेन स्ट्रीम भी अच्छी बनती जाएगी। जैसे सर अभी 11 अगस्त को Oh My God 2 और गदर 2 आने वाली है, तो कौन सी फिल्म को लेकर आपको लगता है कि हाँ भाई ये फिल्म अच्छी खासी चल जाएगी, और किसको आपको पर्टिकुलर लगता है कि हाँ ये फिल्म सही बनने वाली है, बन सकती है, अच्छी चल सकती है, क्या लगता है? यार ये बहुत अजीब सा सवाल है क्या लगता मेरे लिए। ओ माई गॉड 2 और गदर 2 Right. दोनों फ्रेंचाइजी फिल्म्स है, राइट? यस। तो मैं इन जनरल फ्रेंचाइजी फिल्म्स पे बिलीव नहीं करता हूँ इतना, एक्सेप्ट अगर सुपर हीरो फिल्म है तो। बट गदर का एक नॉस्टैल्जिया है यार। गदर एक वो टाइम पे लगान और गदर साथ में आई थी, और लगान देख के भी लोग गदर देख रहे थे। तो मेरा वो गदर से मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉस्टैल्जिया है, जो अगर इवोक हो गया तो वर्क करेगा। इन जनरल भी दोनों सेम ही चीज़ पे बेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में जो रिलीजन को लेके जैसा ये चल रहा है, करंट चल रहा है, पॉलिटिकल करंट, तो ओ माई गॉड 2 भी इसीलिए वही स्पेक्ट्रम में आती है। और यहाँ पे नेशनलिज्म है, तो वो भी वही एक ही स्पेक्ट्रम में आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा कोई ऐसे बायस नहीं है इनके प्रति। दे बोथ द फिल्म शुड वर्क, आई फील। एंड सर आप हमारी जो बॉलीवुड हेल्पलाइन के ऑडियंस फैन जिन्होंने हमेशा आपको इतना सारा प्यार दिया है, -31 को भी इतना सारा प्यार दिया, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ देखिए फिल्म जाके, इसमें बहुत सारा हिप हॉप म्यूज़िक है और एक
नए तरीके से म्यूज़िक का यूज़ किया गया है फिल्म में। आपने कभी कॉप को हिप हॉप बीट पे थिरकते हुए क्राइम परस्यू करते हुए नहीं देखा होगा, तो जाके देखिए। इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक एंड एन्जॉय द फिल्म। इट्स एन एक्सपीरियंस। गो एंड वॉच इट इन द बिग स्क्रीन। इट्स एन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। दीक्षित सर, आपने मुझे ज्वाइन किया, मैं अपनी जर्नी शेयर की, अपने फिल्म का एक्सपीरियंस शेयर किया। हम चाहेंगे जल्दी आपके ऐसी और भी सारी फिल्में आते रहो, हम अक्सर इसी तरीके से इंटरव्यू करते रहे। एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।